हेडिंग लिखिए टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। देखो, जैनिज्म के अंदर बहुत सारी चीजें कॉमन है जो बुद्धिज्म में थी। ऑलमोस्ट सारी चीजें कॉमन है, बट कुछ तीन चार चीजें ऐसी हैं जो इसमें अलग है। मैंने कल भी आपको समझाया था। पहली चीज ये है कि जैनिज्म के अंदर इन्होंने बहुत सारे रिचुअल्स को, बहुत सारे जो यज्ञ और ये सब चीजें ब्राह्मण्स फॉलो करने को बोलते थे वैदिक, इनको रिजेक्ट किया था। आउटकास्ट एकदम सीधा सीधा रिजेक्ट किया था। इक्वालिटी पे बात की थी, सोशल इक्वालिटी पे, लेकिन कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट नहीं किया इन्होंने पूरी तरीके से। कास्ट सिस्टम को इन्होंने पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं किया। बुद्धिज्म ने कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से रिजेक्ट किया है, आप जानते हो। उनके लिए कास्ट सिस्टम की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इनकी अगर बात करें आपका जैनिज्म की, तो जैनिज्म कर्मा पे बिलीव करते थे, ये मैंने आपको समझाया था। मतलब अगर आज जो कर्म करोगे अगले जन्म में, मतलब बेसिकली ये लाइफ आफ्टर बर्थ पे बिलीव करते थे। इसलिए आज अगर कर्म अच्छे करोगे तो कल भी आपके रिजल्ट सही होगा, इसी चीजों पे बिलीव करते थे। मेडिटेशन पे इनका भी फोकस था, बट स्ट्रिक्ट लाइफ पे फोकस था। स्ट्रिक्ट लाइफ का मतलब होता है कि आपको एक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने और सबको फॉलो करने। बुद्धिज्म के अंदर मॉन्क्स एंड नन्स के लिए ही थे, बट यहाँ पे ईच एंड एवरीबडी हैज टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, और वो स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि भाई आपको शाम को खाना नहीं खाना है तो नहीं खाना है, आपको इस तरीके से रहना है तो इसी तरीके से रहना है, इस तरीके से कपड़े पहनने या नहीं पहनने, जो भी है। सबसे ज्यादा जो मैंने आपको बताया, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि इन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट नहीं किया। इन्होंने ये नहीं बोला कि भाई कास्ट सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। तो ये एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। बहुत सारी किताबों के अंदर ये लिखा है कि जैनिज्म ने भी कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया, तो आपको ध्यान रखना नहीं किया। इसलिए मैं जो लिखा रहा हूँ वही पढ़ना। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी किताबों में हमें अलग अलग डेटा मिलता, चीजें मिलती, कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कहीं से कुछ रेफर नहीं करना है। जो नोट्स में आपके दिया जा रहा है, जो आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है, वहीं पे आपको फोकस रखना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीजों से निकाल के इस चीज को लाता हूँ जो मैं यहाँ पे लिख पाता हूँ आपको, ठीक है। उसी पे लिखना है आपको, ठीक है। लड़ाई करनी नहीं होती, इन्होंने भी बोला था कि नॉन वायलेंस पे रहना है, क्योंकि ये कर्मा में बिलीव करते हैं। इनको लगता है आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो आपको भी नुकसान मिलेगा ही मिलेगा। जैनिज्म बहुत पुराना है, वैदिक रिलीजन के साथ पैरेलल ऐसा बोला जाता है ये स्टार्ट हुआ था। और मेन जो स्टार्टिंग थी वो वहीं से थी जहां पे क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, जो कि लेटर वैदिक है। ये भी मैंने कल आपको समझाई थी सब चीजें, यही हमें आज लिखना है, ठीक है। लिखिए, पॉइंट्स में लिखते जाना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे। समझा मैं कल ऑलरेडी सारी चीजें चुका हूं आपको साहब। महावीर रिजेक्टेड, महावीर रिजेक्टेड लिखो। महावीर रिजेक्टेड वैदिक प्रिंसिपल्स। महावीर रिजेक्टेड वैदिक प्रिंसिपल्स। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध से जब कोई पूछता था कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो वो कुछ आंसर नहीं करते थे, वो चुप हो जाते थे। इनसे जब कोई पूछता था ना, तो ये कहते थे भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बुद्ध की जो रिजल्ट जो बोलते थे, वो फिलॉसफी थी गॉड को लेके, वो अनक्लियर है, क्योंकि उन्होंने कभी आंसर ही नहीं किया उस चीज पे। इन्होंने बोला कि नॉन एग्जिस्टेंस, भगवान की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जो भी है वो यही है, आपके सामने है, और उसी को आपको फॉलो करना है, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, नंबर 2। he did not believe he did not believe in God's existence. He did not believe in God's existence, and according to him the universe according to him the universe is a product of according to him the universe is a product of natural phenomenon natural phenomena of cause and effect, natural phenomena of cause and effect. देखो, अगर आप किसी से पूछो आज भी, जो साइंस को ही बेस मानता है हर चीज का, उससे पूछो कि इंसान कैसे बना या यूनिवर्स कैसे बना, तो वो उसका साइंटिफिक लॉजिक देते हैं। कहते हैं बिग बैंग थ्योरी हुई, बिग बैंग थ्योरी के बाद पढ़ोगे आप ज्योग्राफी में, इस तरीके से चीजें बनी, हैवी मेटल इकट्ठा होता चला गया। मैंने वीडियोस भी डाले हैं, मैंने पढ़ाया भी था आपको, जो अगर आप ऑनलाइन देखते हो, लाइटर मैटर बाहर इस तरीके से घूमता रहा। ये लोग जो थे जैन, ये उसी चीज से बिलीव करते थे कि भगवान ने कुछ नहीं किया, पावर कोई एग्जिस्ट नहीं करती, जो भी कुछ हुआ है वो नेचुरल फिनोमिना की वजह से हुआ है। वो नेचुरल फिनोमिना क्या है उस समय उनको एक्सप्लेनेशन नहीं पता थी, बट उन्होंने ये बोला कोई पावर नहीं है। जैसे होता है ना कि अगर कोई पूछता है कि भाई भगवान है या नहीं है, या हमें किसने बनाया, तो लोग कहते हैं भगवान ने बनाया। यूनिवर्स किसने बनाया? भगवान ने बनाया। ऐसा लोग बोलते हैं। ये बोलते थे कि नहीं,
भगवान तो है ही नहीं, तो भगवान ने तो नहीं बनाया, ऑब्वियस सी बात है। बनाया किसने? नेचुरल इफेक्ट्स ने। वो नेचुरल इफेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, तो आप रिलेट कर सकते हो जैनिज्म का ही कॉन्सेप्ट आगे चल के बिग बैंग में आपको देखने को मिलेगा, वो भी नेचुरल इफेक्ट्स है। और फिर वहां पे भी लोग पूछ रहे थे बिग बैंग कराया क्यों, बिग बैंग हुआ कैसे? होता है ना, हर चीज का क्वेश्चन तो हर चीज में निकल के आ जाता है। तो इन्होंने बस इतनी सी चीज बोली कि जो भी कुछ होता है वो सब नेचुरल फिनोमेना है, कोई भी किसी भी वर्चुअल पावर या किसी भी गॉड की वजह से कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, स्ट्रिक्ट थे इन चीजों को लेके ये। नेक्स्ट देखो, ही बिलीव्ड इन कर्मा, ही बिलीव्ड इन कर्मा, कर्म एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। ही बिलीव्ड इन कर्म, कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, transmigration of soul. According to him, according to him, according to him, body dies, body dies, but the soul remain body. मतलब शरीर मर जाता है, आत्मा जिंदा रहती है। Body dies, but the soul remain alive. Soul remain alive. उसी कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते थे जो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक सोल होती है, वो बॉडी के अंदर होती है, आत्मा। जब इंसान की बॉडी मर जाती है, एनर्जी उसके अंदर ही खत्म हो जाता है सिस्टम, तो वो सोल उसकी बॉडी को छोड़ देती है, फिर वो दूसरी बॉडी ढूंढती है। यही इनकी फिलॉसफी थी कि सोल हमेशा जिंदा रहती है जब तक उसके कर्म पूरे नहीं हो जाते। कर्म पूरे नहीं हो जाते का मतलब ये होता है जब तक आप जिस लाइफ में कितनी इनके हिसाब से एक भी गलत काम करते रहोगे, ऐसे आपने अगर इस पूरी लाइफ जी, इस पूरी लाइफ में आपने किसी को झूठ बोला, किसी के साथ लड़ाई करी, किसी का नुकसान पहुंचाया, कुछ भी ऐसी चीज की, तो वो आपके लिस्ट में ऐड होता चला जाएगा। और उन सब का जब तक हिसाब पूरा नेक्स्ट लाइफ में नहीं हो जाएगा, तब तक आपको लाइफ बार 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 बोलते ना शांति नहीं मिलना आत्मा को। उस चीज से बिलीव करते थे कि शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक कर्म की साइकिल चलती रहेगी आपकी। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि किसी की अगर जल्दी डेथ हो जाती है तो उसका लॉजिक भी यहाँ पे इनके पास वेद में और इनके पास मिल जाता है कि भाई अगर किसी की जल्दी डेथ हो गई, मान लो किसी की 20 साल की उम्र में डेथ हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दैट, तो उसका लॉजिक ऐसे देते थे कि भाई उसकी आत्मा को इतने ही टाइम तक जीना था, इतने टाइम तक रुकना था, अपने जो कर्म है उनको पूरा करने के लिए। शांति मिल गई, उनके कर्म पूरे हो गए जो उन्होंने पुराने गलत काम किए। मान लो एक इंसान ने एक लाइफ में सिर्फ एक ही गलती की, तो जैसे ही उसकी वो चीज पूरी होगी, खत्म हो गई उसकी लाइफ, उसकी जरूरत ही नहीं है उसको। एग्जिस्टेंस की रिक्वायरमेंट इसीलिए है क्योंकि आपने पिछले जन्म में गलती करी, वो गलती आप इस जन्म में सुधार लो तो आपकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। ऐसा होता है, ये लोग बिलीव करते हैं उस चीज पे। नेक्स्ट देखिए, वन विल बी पनिश्ड, वन विल बी पनिश्ड और रिवॉर्डेड, वन विल बी पनिश्ड और रिवॉर्डेड, और रिवॉर्डेड एज पर देयर कर्मा, वन विल बी पनिश्ड और रिवॉर्डेड एज पर देयर कर्मा। समझ में आ गया होगा, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा आपको रिजल्ट, गंदे कर्म करोगे तो गलत मिलेगा आपको, जो कहीं ना कहीं लॉजिकली सही भी बैठती है, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए बोलते हैं ना, कभी किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि आप तो उसको नुकसान पहुंचा दोगे, पर उन नुकसान का इफेक्ट और कितना लंबा जा सकता है उसकी लाइफ पे, उसके पेरेंट्स की लाइफ में, उसके घर वालों की लाइफ में, वो आपके ऊपर इफेक्ट डालता है नेगेटिव। श्री राम ने भी इस चीज को बोला हुआ है, अगर आप पढ़ोगे रामायण, श्री राम ने इस चीज को बोला है। उन्होंने बोला है कि भाई अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाते हो, लिटरली नुकसान पहुंचाते हो, तो आप सिर्फ उस इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, आप उसकी पूरी फैमिली को नुकसान पहुंचा रहे हो जिसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। तो उसकी फैमिली की जो बद्दुआएं मिलेंगी आपको विदाउट एनी रीजन, वो लग जाएंगी, ऐसा बोलते थे वो। क्योंकि जिसने आपके साथ गलत किया है, वो तो आप उसके साथ गलत कर दिए, उसका तो इफेक्ट नहीं आएगा आपके ऊपर, लेकिन उससे एसोसिएटेड जो लोग हैं, उसके घर वाले हैं, उसके बच्चे हैं, उनकी लाइफ में जो इम्पैक्ट आएगा वो आपकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल के ही जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तो आपको कुछ नहीं बिगाड़ा था। इसलिए वो बोलते थे हमेशा राम कि भाई आप अगर कोई भी गलत स्टेप की लड़ाई करने भी जाते हो ना, तो पहला आपका काम होना चाहिए कि अवॉइड करो, छोड़ दो, कोई फायदा नहीं उस चीज का। और सही बात भी है, आप अगर किसी से आज लड़ते हो तो अपना टाइम भी वेस्ट करते हो, अपना दिमाग भी खराब करते हो, दूसरे का तो करते ही हो। इससे बेटर होता है कि 2 मिनट शांति से बैठ जाओ, सामने वाले को इग्नोर कर दो और फिर चले जाओ, वो ज्यादा बेटर होता है, शांति मिलती है। बट वो शांति हो नहीं पाती क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, मैंने आपको समझाया। वेद के हिसाब से कलयुग चल रहा है, लोगों की सोच कभी मैच खाएगी ही नहीं इन चीजों से, क्योंकि ये जो चीजें लिखी गई हैं ये किसी और युग में लिखी गई हैं, और वो उस युग के हिसाब से परफेक्ट थी, इस युग के हिसाब से वो चीज है ही नहीं, इस युग के हिसाब से सब चीजें अलग हो चुकी हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो,
He stressed on equality. He stressed on equality. Stressed on equality, but did not rejected. But did not rejected the caste system. He stressed on equality, but did not rejected the caste system. Unlike Buddhism. Unlike Buddhism. Unlike Buddhism. समझ में आ गया होगा, बुद्धिज्म में ये चीज अलग थी, इसमें अलग है. बट कंटिन्यू करके लिखो. बट he also said that the man may be good or bad. The man may be good or bad as per his actions, and not by birth. As per his actions and not by birth. Not by birth. इन्होंने ऐसा बोला कि अगर एक पर्टिकुलर इंसान शूद्र कास्ट में पैदा होता है तो जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ट्रीट किया जाए उसको कि भाई तू बहुत ही छोटा इंसान है, तो किसी लेवल तक नहीं पहुंच सकता. अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ो तो इन्होंने ये बोला कि इंसान अगर अच्छे कर्म करता है, कोई अच्छी चीज करता है और अच्छा काम कर लेता है तो उसको अच्छा ही माना जाएगा. आप शूद्र को हमेशा से शुरुआत से आप देखते आ रहे हो, शूद्र कुछ करे ना करे उनको खराब ही माना जाता है कि भाई ये तो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि वो शूद्र है. तो ये जो टैग है, इन्होंने कास्ट सिस्टम को हटाया नहीं, खराब नहीं बोला, गलत नहीं बोला, बट इन्होंने ये बोला कि काम जो है, वर्क जो है, वो वर्क बेसिकली डिसाइड करेगा कोई भी इंसान अच्छा है या कोई भी इंसान बुरा. ओवरऑल अगर आप क्रक्स निकालो जैनिज्म का तो वो कर्मा पे बिलीव करना है. कर्म, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा हो, नहीं करोगे तो वैसे ही हो. इनका बेस एम ही कर्म है, हर चीज के लिए कर्मा. अप्रोच ही इनकी यही है. दो चीजों पे बिलीव करते थे ये. एक बोलते थे कॉन्शियसनेस या कॉन्शियस बोलना, कॉन्शियस, और दूसरा होता है आपका सोल, आत्मा. एक इंसान, मैंने हमेशा कल भी आपको समझाया था, एक इंसान, एक ये जो इंसान है ए, ये इंसान है बी. ये इंसान बी एक पर्टिकुलर तरीके से पला बड़ा है, ये इंसान ए एक पर्टिकुलर तरीके से पला बड़ा है. ये जिस तरीके को बचपन से देखता आ रहा है, जिस चीजों को बचपन से देखता आ रहा है, इसके लिए वो चीजें नॉर्मल है और वो चीजें सही है. ये उस तरीके से रहा पड़ा है जो इस तरीके का अपोजिट है. फॉर एग्जाम्पल, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, ठीक है. हिंदू मुस्लिम कभी मैच नहीं खाते, दोनों की सोच कभी मैच नहीं खाती क्योंकि दोनों की अपब्रिंगिंग अलग मैच नहीं खाती. अपब्रिंगिंग अलग है, उनके लिए वो चीज नॉर्मल है, वो बचपन से वो चीजें करते आ रहे हैं. ये जो करते आ रहे हैं इनके लिए वो चीज नॉर्मल है. तो इनके हिसाब से अगर इनसे पूछोगे कि ये सही है ये नहीं है, गलत बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है. और इनसे पूछोगे ये सही है ये नहीं, तो वो उसको गलत बोलेंगे. इसका मतलब क्या होता है, आपका जो कॉन्शियस है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपने जो बचपन से सीखा है, वो आपकी पर्सनैलिटी बना रहा है, वो आपको बना रहा है कि आप सही हो या गलत हो. इसलिए कोई भी इंसान अगर आपसे बहस करता है, आप उसको सही बताने की कोशिश करते हो, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का, क्योंकि वो आपके हिसाब से वो चीजें सही है, क्योंकि आप वैसी बैकग्राउंड से आए हो या आपने वो चीजें करी है लाइफ में. सामने वाले ने नहीं करी, उसके लिए वो चीज नॉर्मल है, वो नहीं समझेगा. आप कुछ भी कर लो वो नहीं समझेगा. क्रिमिनल्स होते हैं, साइकोलॉजिकल क्रिमिनल्स, वो बचपन से ऐसी सराउंडिंग्स में रहे होते हैं कि आप उनको सिखाओगे ना ये चीज गलत है ये चीज सही है, उनको समझ में नहीं आएगा. कोई फायदा ही नहीं होता उनको समझाने का, क्योंकि वो समझेंगे नहीं, उनके लिए वो चीज नॉर्मल है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता. उनको, आपको फर्क पड़ता है क्योंकि आपके लिए वो चीज बहुत एबनॉर्मल है. समझ में आ रहा है मैं जो बोलना चाह रहा हूँ. तो इन्होंने उसी चीज पे फोकस किया, वही चीजें बोली इन्होंने कि गलत, गलत जो वर्ड है ना, वो गलत वर्ड भी आपका जो बेस है उससे डिसाइड होता है कि ये गलत है या अच्छा है या बुरा है. वो जो इंसान जिस पर्टिकुलर सराउंडिंग में हमेशा रह रहा है, उस सराउंडिंग के हिसाब से आप जज करोगे कि वो गलत है या वो सही है. आप अपनी सराउंडिंग के हिसाब से उसको जज नहीं करोगे. समझ में आ रहा है. एक इंसान है जो गरीब है, एक इंसान है जो अमीर है. अमीर के हिसाब से गरीब की जो सिचुएशन है, वो गरीब अगर कोई एक्शन कोई चीज करता है तो उसके हिसाब से वो चीज गलत होगी. बहुत सारी चीजें होंगी जो वो मैच नहीं खाएंगी, और इसके हिसाब से जो ये करता है वो गलत होगी, क्योंकि दोनों की सोच ही अलग है, दोनों की सोच डिफरेंट है, दोनों की अपब्रिंगिंग और कॉन्शियस जो है वो डिफरेंट है. समझ में आ रहा है. तो इन्होंने ये बोला कि जो इंसान जैसी जगह पला बड़ा है, उसी जगह उसी सिचुएशन में अपने आप को रखे, देन यू हैव टू डिसाइड कि वेदर दे आर राइट, दे आर डूइंग राइट और दे आर डूइंग रॉन्ग. समझ में आ रहा है. जैनिज्म में इन्होंने बोला कि हम जो कॉन्शियस डेवलप करेंगे अपनी, हम जो बेस डेवलप करेंगे जो जैनिज्म के अंदर है, उनको ये रूल्स फॉलो करने हैं. तो अगर ये लोग इस रूल्स के साथ कोई बड़ा बड़ा होता है, इस रूल्स के साथ कोई बड़ा बड़ा होता है, तो उसके लिए कर्मा मेन इंपॉर्टेंस रखता है.
समझ में आ गया? क्योंकि जैन की बात कर रहे हैं ना, ये तो इनको बाकी धर्म से तो मतलब ही नहीं है, ये तो सिर्फ जैन की बात कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं अगर कोई जैन में आता है, जैनिज्म में कन्वर्ट होता है, तो फिर वो इन सारे रूल्स को बचपन से फॉलो करेगा, तो उसकी जो कॉन्शियंस है वो अपने आप ही ऐसी हो जाएगी, अपने आप ही ऐसी बन जाएगी कि वो खुद ब खुद गलत काम करेगा ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है, नहीं करेगा। अगर आप बचपन से बच्चे को सिखा रहे हो कि गलत है, ये गलत है, गलत है, गलत है, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करेगा वो। एक इंसान या एक जानवर या कोई भी जिसका बच्चा, छोटा सा बच्चा होता है, वो बच्चे का माइंड में कुछ होता थोड़ी है। वो बच्चा या हम लोग जब बड़े होते हैं, हम लोग सारी चीजें अपनी सराउंडिंग से ही सीखते हैं। आपको पता है बच्चे आपको विजुलाइज करते हैं। हम जब छोटे होंगे ना, हम चीजें देख देख के सीखते हैं। बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता, वो विजुलाइज करते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास की सराउंडिंग्स को। वो उन चीजों को देख के खुद ब खुद देख ले सीख जाते हैं, हमें नहीं पता चलता वो सीख रहे हैं, बट वो सीख जाते हैं। तो बच्चा जो भी जैसी नेचर जिसकी होती है ना, वो हमेशा बचपन से बनती है, सराउंडिंग से बनती है। एथिक्स में आप पढ़ोगे ये चीजें। ये हमारे जो एथिक्स भी है ना, जो डिसीजन है, हमारे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हमारी, वो भी हमारे अपब्रिंगिंग और सराउंडिंग्स पे डिपेंड करती है। बोलते हैं ना, अगर हम किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जिस कॉलेज में पढ़ाई को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता है, वो लोग बोलते हैं ना आईआईटी में पढ़ो तो आप अच्छे जाओगे। वो कॉलेज की इंपॉर्टेंस नहीं है, वो कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आप जब वो सराउंडिंग में बैठोगे जाके, तो 10 लोग जो आपके आसपास बैठे हैं, वो 10 के 10 पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस है, करियर को लेके बहुत। तो आप अगर 11वें हो और आप सीरियस नहीं हो तो भी सीरियस हो जाओगे, ये ऑब्वियस सी बात है। और वही एक बच्चा, सेम बच्चा, अगर उसको एक ऐसी सराउंडिंग में रख दो जिस सराउंडिंग में कोई सीरियस ही नहीं है, किसी को पढ़ाई से मतलब ही नहीं है, तो वो पढ़ने वाला बच्चा भी होगा ना, वो तब भी कुछ सालों में या कुछ दिनों में आके वो बदल जाएगा। वैसे ही होता है सराउंडिंग। पुराने लोग बोलते हैं ना, संगति ये रियलिटी है। आपकी जो संगति है, आपकी जो सराउंडिंग्स है, वो आपका आपका फ्यूचर डिसाइड कर देती है, आपको खुद ही समझ में नहीं आता। इसलिए बोलते हैं जो एज होती है ना 20 से 30 साल की, 18 से 20-30 साल की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एज होती है। इसमें अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्त भी आप बहुत ध्यान से चूज करो, क्योंकि आपके दोस्त का इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ेगा। और आप अगर ऐसे दोस्त बना लेते हो जिनको किसी चीज से मतलब ही नहीं है, आपके गोल्स अलग हैं और उनके गोल्स अलग हैं, तो आपके गोल्स मॉडिफाई हो जाएंगे अगर उधर मेजोरिटी ज्यादा है। हमेशा इन चीजों को ध्यान रखना आगे भी।